हेलो इकोनॉमिस्ट्स। जैसा कि आप लोग को पता होगा, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का नोटिफिकेशन 6 अप्रैल को ही आ चुका है। तो उसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्कीम ऑफ एग्जाम और सिलेबस उसका क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो जैसे आप नोटिफिकेशन खोलेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो लास्ट डेट है एग्जाम का वो अप्लीकेशन करने का वो है 26 अप्रैल 2022। तो इस डेट तक आपको अप्लाई कर लेना है अगर आप इस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो। और इसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं कि इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, लेकिन उससे पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें देख लेनी चाहिए। एक तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सेंटर्स दिए हुए हैं। ये जो सेंटर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बस वहीं पे ही आपका एग्ज़ाम होगा और दूसरी जगह नहीं होगा। तो बहुत लिमिटेड सेंटर हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है वो 3 डेज़ होता है और 3 डेज़ एग्ज़ाम होता है, तो आपको 3 डेज़ उस सेंटर पे रहना होगा। यानी कि जहाँ भी अगर आपसे बहुत दूर है तो वहाँ आपको 3 to 4 डेज रहने का अरेंजमेंट भी करना होगा। तो ये सेंटर की बात होगी। और दूसरा वैकेंसीज भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस सिलेबस में, कितनी वैकेंसीज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 वैकेंसीज है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये कंबाइंड नोटिफिकेशन होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए। तो मैं यहाँ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की ही बात कर रहा हूँ। तो टोटल 24 वैकेंसीज है और 24 वैकेंसी अच्छी वैकेंसीज मानी जाएंगी, क्योंकि जनरली जो वैकेंसीज आती है वो 15 के आसपास ही होती हैं। तो 24 ये कभी कभी ही आता है। तो इस बार अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्ज़ाम को दे, हो सकता है एक जब ज़्यादा सीट्स हैं तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है हर कैंडिडेट को इस एग्ज़ाम को निकालने की। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन आप खुद से देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, सभी एग्जाम का लगभग एक जैसा ही होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, तो मैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात थोड़ा अच्छे से कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखिए कि आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उसी में होनी चाहिए, जैसे इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में या इकोनोमेट्रिक्स में। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। और मेरे ख्याल से अगर आप उस सब्जेक्ट में हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हुआ या फिर एक एनर्जी इकोनॉमिक्स करके भी कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, तो ये सब लोग शायद एलिजिबल नहीं होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो फिर भी अगर आपको कंफर्म करना है तो आपको ज़रूर यूपीएससी को ही मेल करके पूछना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्लियरली कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपली लिखा हुआ है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इसी 4 सब्जेक्ट में होना चाहिए जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और यहाँ पर ये भी नहीं लिखा हुआ है कि जैसे एक्सेट्रा भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक, या फिर ये भी नहीं लिखा हुआ है अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ सिंपली 4 सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं और उसी में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन चारों सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों के मन में। तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को अच्छे से देख ले कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। और आगे यहाँ नोट में जाइएगा तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, आई थिंक उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें लिखा हुआ है जो अपियरिंग कैंडिडेट है वो उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि जो कमीशन है वो डिसाइड करेगा कि अपियरिंग कैंडिडेट को वो लेंगे या नहीं। यानी कि अगर उनके वो एमइन नहीं भी हैं तो भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं, या फिर उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं, ये कमीशन डिसाइड करेगा। तो ये आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। मैं मेनली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा था। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको जो जानना चाहिए, वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो मैं थोड़ा नोटिफिकेशन में आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है और ये पूरा डिटेल में आपको
नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एग्जाम में दो चीजें होंगी, एक होगा रिटेन एग्जाम और एक होगा वाइवा। ठीक, तो वाइवा और रिटेन दोनों होंगे। तो सबसे पहले आपको रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसमें ये 1000 मार्क्स का होगा और इसमें 6 पेपर्स होंगे, वो मैं अभी बताऊंगा। और उसके बाद वाइवा 200 मार्क्स का होगा, यानी कि रिटेन का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप रिटेन में बहुत अच्छा करते हैं तो वाइवा शायद आपके लिए उतनी चिंता की बात नहीं रह जाएगी, क्योंकि वाइवा एक बहुत ही ऐसा मैटर होता है कि जहाँ लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते कि उनका होगा या नहीं होगा। तो रिटेन एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करें तो वाइवा आई थिंक आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेनली यहाँ पे रिटेन एग्जाम ही सबसे बड़ी चीज़ है आपके लिए। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से पेपर है ये जो रिटेन एग्जाम 1000 मार्क्स का होगा, उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश है जो 100 मार्क्स का है और 3 आवर्स टाइम आपको मिलते हैं। उसी तरह जनरल स्टडीज़ है, वो भी 100 मार्क्स का है और 3 आवर्स टाइम मिलते हैं। और बाकी जनरल इकोनॉमिक्स 1, जनरल इकोनॉमिक्स 2, जनरल इकोनॉमिक्स 3 और जनरल इकोनॉमिक्स 4 है, जिसमें जो 200 मार्क्स के होते हैं सभी, और सभी में 3 आवर्स आपको मिलते हैं। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें 6 पेपर होते हैं, डेली 3 दिन होता है। पहले दिन ये दोनों पेपर होंगे, दूसरे दिन ये और तीसरे दिन ये दोनों पेपर होंगे। तो इस तरह से करके 3 दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। हर दिन आपको 6 घंटे का एग्ज़ाम देना होता है, बीच में 2 घंटे का ब्रेक भी रहता है। तो इस तरह से आपको सोच के जाना है कि कैसे आप एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि एक तो आपको रहने का अरेंजमेंट करना होगा, आप जहाँ जा रहे हैं 3 डेज़, और उसके बाद डेली 6 घंटे का आपको एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। तो ये हो गया इसकी स्कीम, एग्ज़ाम की स्कीम के बारे में। और बाकी जो मैंने कहा कि जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको वाइवा देना होगा, और रिटेन और वाइवा के मार्क्स मिलाकर जो आप उससे मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी रिटेन और वाइवा का मार्क्स मिला के आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, और उसी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका रिकमेंडेशन किया जाएगा। अब आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है सिलेबस की, स्टैंडर्ड एंड सिलेबस। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जनरल इकोनॉमिक्स का पेपर होगा और जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, वो ऐसा होगा जो एक ग्रेजुएट से एक्सपेक्ट किया जाता है जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को ध्यान में रखकर जो ग्रेजुएट का लेवल होता है उसके अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब कि बहुत टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आप जानते हैं, कमीशन भी जानता है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का मतलब क्या है और वहाँ किस स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे कोई आउट ऑफ द स्कोप सिलेबस आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बस आपकी तैयारी अच्छी हो तो आप कर लेंगे। और बाकी थोड़ा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे जनरल इकोनॉमिक्स के बारे में देखिए कि एक तो आपको एक ऐसे लिखना होता है, और उसके बाद बाकी जो चीज़ें रहेंगी, जो अदर क्वेश्चन होंगे, वो आप ये चेक करेंगे कि आप वर्कमैन लाइक इंग्लिश को यूज कर सकते हैं या नहीं, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की कैसी है। तो इसी को चेक करने के लिए बाकी चीज़ें होती हैं। मेन चीज़ होता है ऐसे जो आपको लिखना होता है इस एग्ज़ाम में। और बाकी अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं, बहुत लोग 12th क्लास से ही शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए शायद ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो लोग नया फेस कर रहे हैं जनरल इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन को, या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें ग्रामर और फिर लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में। अब आती है जनरल स्टडीज़ की बात। तो यहाँ पे देखिए मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंडियन पॉलिटी से होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से होते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से होते हैं, जियोग्राफी से होते हैं। तो इस तरह से इन्हीं जो लिमिटेड कुछ सब्जेक्ट है इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि अगर आपने NCERT पढ़ ली है इन सभी सब्जेक्ट की, तो आप सेफ जोन में है, आप लगभग सभी क्वेश्चन का एक अच्छा आंसर कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ NCERT नहीं, आपको करंट इवेंट से भी रूबरू रहना है। जो करंट मेजर इवेंट्स जो चल रहे हैं, जो बहुत चर्चा में है, तो वो तो पता चल ही जाते हैं, ऐसी जो बहुत चर्चा है वो पता चल ही जाएगा। तो उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एकदम बिल्कुल भी आपसे बहुत डीप जाकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जैसे कि सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है
कि आप जब तक पूरा पेपर छान मार के नहीं जाइएगा आप करंट का भी आंसर नहीं दे पाइएगा। तो सिविल सर्विसेज की तरह इसमें क्वेश्चन नहीं होते हैं जनरल स्टडीज़ के, बहुत ही जनरल क्वेश्चन होते हैं जो जनरल डिस्कशन में आते रहते हैं, एडिटोरियल्स में वो करंट से पूछे जाते हैं। और बाकी एनसीईआरटी की बुक्स में जो एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है उन्हीं सबसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने उसको पढ़ा है, समझने की कोशिश की है, तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है समय काफ़ी कम रहता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है कि आप किसी क्वेश्चन को छोड़ दें, कोई ऑप्शन नहीं रहता है आपके पेपर में। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि जितना हो सके आपको इन सभी सब्जेक्ट को फोकस करके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और बात आती है जनरल इकोनॉमिक्स 1 की। तो जनरल इकोनॉमिक्स 1 में देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। अब ये देखिए थियोरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, तो ये माइक्रो का है, ये तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। थियोरी ऑफ प्रोडक्शन ये भी माइक्रो का ही है। थियोरी ऑफ वैल्यू ये भी माइक्रो का है। और थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये भी माइक्रो का ही है। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स ये भी माइक्रो का है। तो जनरल इकोनॉमिक्स 1 में ये इतना पोर्शन माइक्रो का है, जो पार्ट 1 का पोर्शन है वो माइक्रो का है। अब ये कौन सी बुक पढ़ेंगे तो आपकी कवर हो जाएगी, ये चीज़ें मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता ये वीडियो बहुत लंबा जाए। बस आप इतना देखें कि इतना चीज़ें माइक्रो से हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, और फिर उसके बाद ये स्टैटिस्टिकल एंड इकोनोमेट्रिक मेथड, ये आपको पढ़ना होगा। तो कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए आपको, इसके लिए आप कैसे आप इसे कवर करेंगे वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। कुल मिलाकर ये जो जनरल इकोनॉमिक्स 1 होता है, GE 1, उसमें मेनली 4 पेपर होते हैं, या फिर आप 3 भी कर सकते हैं, आप जैसे इसे ट्रीट करें। जैसे माइक्रो हो गया एक, और अगर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को ट्रीट करते हैं अलग से तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टैट को अलग से ट्रीट करते हैं तो उसे आप अलग सब्जेक्ट मान के चल सकते हैं। फिर उसके बाद इकोनोमेट्रिक्स, तो इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये जो पेपर होता है वो न्यूमेरिकल नेचर का होता है, यानी कि इसमें न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी पेपर से पूछे जाते हैं। और सबसे डिफिकल्ट जो पेपर होता है यही पेपर होता है, क्योंकि सभी न्यूमेरिकल जिससे बहुत ज़्यादा होते हैं और थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं, वो इसी पेपर में आ जाते हैं। तो एक ही पेपर एकदम बहुत ज़्यादा वेटेज दे दिया गया है न्यूमेरिकल्स को। मतलब कि एक इस तरह से कहिए कि अगर आप इस पेपर में एक्सेल करते हैं तभी आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में एक्सेल कर पाएंगे। बहुत ही टफ क्वेश्चन होते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं होंगे इस पेपर के, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। और इंडियन यूनिवर्सिटी में जनरली न्यूमेरिकल्स बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं जब वो एमए का कोर्स कर रहे होते हैं। शुरू से ही उनकी टेंडेंसी होती है कि वो उसे स्किप करके थियोरेटिकल चीज़ों से काम चला लें। लेकिन अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बिल्कुल भी थियोरेटिकल चीज़ों से आपका काम नहीं चलने वाला है। इस पेपर में आप बिल्कुल फेल कर जाएंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और उनका वेटेज भी अच्छा खासा होगा पूरे पेपर में। तो आपको वो करना ही होगा। और जो डिराइवेशन होता है इकोनोमेट्रिक्स में वो भी आपको करना होगा, क्योंकि डिराइवेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आती है बात जनरल इकोनॉमिक्स 2 की। तो जनरल इकोनॉमिक्स 2 में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा पेपर है। सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक हाउस है, जो कि आप किसी में भी डाल सकते हैं, माइक्रो में या मैक्रो में। आई थिंक ये सेपरेट सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक हाउस। इसमें आपको मार्केंटलिज्म, फिजियोक्रेट्स, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। तो इसके लिए कौन सी बुक होगी मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब जनरल इकोनॉमिक्स 2 के बुक लिस्ट की बात करूंगा। और कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंटिंग, ये मैक्रो का पार्ट है। ये जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है, ये मैक्रो का पार्ट है। और ये सब चीज़ें आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ी होगी, क्लास 12 में भी। और फिर थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इन्फ्लेशन, मनी एंड फाइनेंस, ये भी मैक्रो का ही पार्ट है। और उसके बाद फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट, आप इसे या तो मैक्रो में रखिए या फिर आप फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स को एक अलग पेपर मान लीजिए, उसी से ये क्वेश्चन है। और उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है और एक ग्रोथ इकोनॉमिक्स है। अगर आप अलग अलग ट्रीट करें तो, या फिर आप सिंपली कहिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन
पूछा गया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे बहुत सारी बुक्स भी मिलती है जिसमें ग्रोथ इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स दोनों दी होती हैं। तो उस ऐसे किसी बुक से ये चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, वो मैं आपको, जैसा कि मैंने कहा कि मैं बाद में ये सब चीज़ें आपको अच्छे से बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर होगा। अब देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक का पार्ट है, और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ये भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट और कुछ जो चीज़ें, कुछ टॉपिक होती है जैसे ISLM मॉडल, तो ये आप मैक्रो में भी पढ़ते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कुछ चीज़ें कॉमन है मैक्रो और इंटरनेशनल में। तो उसी हिसाब से आपको अपने रीडिंग सेलेक्ट करने होंगे। तो अब देखिए कि पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आ गए। GE 2 में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है मैक्रो, और फिर एक हो गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी है। फिर आप अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को अलग अलग ट्रीट करें तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है और ग्रोथ इकोनॉमिक्स भी है। और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट भी इसी में है। तो ये पेपर उतना न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा थियोरेटिकल है, थोड़ा न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं स्पेशली मैक्रो से और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से। तो आपको ध्यान रखना है। और GE 1 से भी आपको ग्रोथ इकोनॉमिक्स से भी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और लेकिन यहाँ जनरली डिराइवेशंस होते हैं कुछ, तो वो आपके लिए यूजफुल होंगे, या फिर इस थियोरी को एक्सप्लेन करना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। कोई भी जो थियोरी है वो बहुत डिटेल में दी होती है, तो आप कैसे क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसी का आंसर दें, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें उतने न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं जितना आप जनरल इकोनॉमिक्स 1 में देखते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। और इसके बाद इसके बारे में एक और अच्छी बात है कि इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट ज़्यादा नहीं होते हैं, वो बहुत ही सिंपल, जिसको मैथमेटिक्स का नॉलेज है 10 क्लास तक का भी है वो इसका कर लेगा। लेकिन जो जनरल इकोनॉमिक्स 1 का न्यूमेरिकल्स था उसके लिए आपको 12 क्लास का के मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे जो है जनरल इकोनॉमिक्स 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पब्लिक फाइनेंस है, और फिर उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है, और स्टेट मार्केट एंड प्लानिंग अलग से दिया हुआ है, जो आप पब्लिक फाइनेंस में भी रख सकते हैं, या फिर आप इसे इंडियन इकोनॉमी में भी रख सकते हैं। यानी कि कहिए कि इंडियन इकोनॉमी का पब्लिक फाइनेंस वाला पोर्शन है ये। और जहाँ तक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की बात है, इसको लेकर लोग वरीड रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही है ज़्यादातर। एक दो चीज़ें हो सकती हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ना मिले, लेकिन ऑलमोस्ट सभी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आपको मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ें और इसमें जो जो टॉपिक दिया हुआ है उसे अच्छे से करके रखें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को अलग से आपको बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक दो टॉपिक इसमें छूट जाता है, जैसे आपका कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ फार्म, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हो गया, फिर इसके बाद मार्केट कंसंट्रेशन हो गया। तो ये सब चीज़ें थोड़ा जो है आपको अलग से पढ़ना पड़े, लेकिन बाकी मोनोपोलिस्टिक प्राइस थियरी, ओलिगोपोलिस्टिक इंटरडिपेंडेंस प्राइसिंग, ये सब चीज़ें आपको माइक्रो में ही मिल जाएंगी। तो आई थिंक आपको पहले माइक्रो में जो जो पोर्शन वो कर लेना चाहिए, और उसके बाद समय बचे तब सोचना चाहिए कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को हम थोड़ा अलग से भी पढ़ें। अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसमें डीप में कहीं जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन रेयरली ही पूछे जाते हैं। जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो माइक्रो के ही होते हैं इससे रिलेटेड। और बाकी स्टेट मार्केट एंड प्लानिंग जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए अच्छी रीडिंग्स अगर आप पढ़ें तो वो हो जाएगा, और पब्लिक फाइनेंस के लिए भी। ऐसे जनरली इग्नू के स्टडी मटेरियल बहुत यूज़फुल होते हैं, तो वो मैं आपको अलग से, जब मैं स्ट्रेटेजी की बात करूँगा जनरल इकोनॉमिक्स 3 की, तो उस समय मैं आपको बताऊँगा। अब बात आती है इंडियन इकोनॉमिक्स की। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में कुछ खास नहीं है, वही है जो इंडियन इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं। इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक्स की ऐसी बुक आपको पढ़नी है जो इन सब सिलेबस को कवर करे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जिस टाइप के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको,
आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लेंगे तो नहीं होगा। आपको ऐसी बुक सेलेक्ट करनी होगी जो आपने इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो कवर करे, और ऑब्वियसली कोई एक बुक में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको हर बुक का हर पेज पढ़ना है, आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली इसकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि बुक जितनी मोटी होती है इंडियन इकोनॉमी की, आपके पास समय नहीं होगा कि आप उसे पूरा करें। तो इसमें भी हम चर्चा करेंगे जब हम इसमें के स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट बात है, जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट बात यही है कि वो टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन करें। हम वहाँ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कराते हैं, और हमारा जो फोकस होता है वो जनरल इकोनॉमिक्स 1 पे सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, इसमें स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन करने होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिकल कंटेंट आपको ज़्यादा मिले, क्योंकि थियोरेटिकल कंटेंट आप कर लेंगे खुद से, या फिर आपको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थियोरेटिकल में यहाँ कराया जाता है टीचमेंट क्लासरूम में, लेकिन फोकस मैथमेटिकल कंपोनेंट पे होता है, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो बहुत लोग खुद से नहीं कर पाते हैं। तो स्टेप वाइज प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन भी आपको दिया जाता है, आपको स्टडी मटेरियल प्रॉपर दिया जाता है जिससे आप पढ़ के उन टॉपिक को अच्छा प्रैक्टिस कर लें। तो इस तरह से पूरी प्रिपरेशन होती है। तो अब जो लोग कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की, वो टीचमेंट क्लासरूम जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स आपको मिल जाएंगे, या तो आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे या फेसबुक पे देख रहे होंगे, या फिर आप इसे टीचमेंट ऐप पर ही देख रहे होंगे। तो आप सिंपली टीचमेंट ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप ऑटोमेटिकली फ्री क्लासरूम में इनरोल हो जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली पेड क्लासरूम में भी इनरोल हो सकते हैं। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस।